everyone. Welcome to Health Talk Show. Today, I'm delighted to invite a panel of esteemed physicians who are my friends and will bring a wealth of knowledge to us. सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल पे। आज मेरे कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं on different parts of the world. I'm Dr. Farhan Tahir from Philadelphia. I'm a pain management physician, कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ। डॉक्टर किरण फारूक मुझे ज्वाइन कर रही हैं, ये शी इज़ माय क्लास फेलो और प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी एट फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल इन रावलपिंडी इस्लामाबाद रीजन। डॉक्टर उस्मान रशीद जो कि प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स हैं, करंटली वर्क करते हैं एट शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में, a very accomplished physician. I'm delighted to have him as first time as a guest on this show. और मेरे friend and class fellow Muhammad Asfar, oncologist. Talk is led by Dr. Muhammad Asfar as an oncologist, और ये बात करेंगे about cancer, breast cancer. हमारी previous talk थी about screening, and today our topic is डिस्कस करना है रेडियोलॉजी या एक्सरे फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस कैसे होती है ब्रेस्ट कैंसर की। एंड द सेकंड हाफ ऑफ द टॉक विल बी विद डॉक्टर उस्मान रशीद जो डिस्क्राइब करेंगे जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है पाकिस्तान में लोगों को अपने कैंसर्स को डायग्नोज करने के लिए। हमारे पास पिछली मीटिंग में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेस्ट कैंसर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसका मतलब ये है कि एक जो क्लिनिशियन है वो इसको मैनेज नहीं कर सकता। तो हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट हों, जेनेटिसिस्ट हों, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हों, सर्जन हों और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हों और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हों। तो हम बड़े लकी हैं कि हमारी क्लास बड़ी टैलेंटेड है और प्रोफेसर किरण फारूक हैं हमारी क्लास में जो कि प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी हैं। अब जब भी हमारे पास कोई एक पेशेंट आता है एक ब्रेस्ट मैस के साथ, तो सबसे पहले जो होता है हमने उसको असेस करना होता है कि ये ब्रेस्ट मैस है क्या, ये कैंसर है या कैंसर नहीं है, या और उसको हम इस तरह असेस करते हैं कि हम उनको उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फर्दर टेस्ट करते हैं। फर्दर टेस्ट के लिए हम ना रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप है वो रेडियोलॉजी होती है। और रेडियोलॉजी में हमारे पास प्रोफेसर किरण फारूक हैं जो कि फर्दर बताएंगे कि एक मेरे पास जिस तरह एक पेशेंट आया ब्रेस्ट मैस के साथ, तो मैं उसको फिर रेडियोलॉजी के लिए डॉक्टर किरण फारूक के पास भेजूंगा फॉर असेसमेंट ऑफ दैट ब्रेस्ट मैस। तो वो इसकी मेमोग्राम करेंगी, अल्ट्रासाउंड करेंगी, एमआरआई करेंगी, वो किस तरह इसको अप्रोच करेंगी वो फर्दर इन डिटेल डॉक्टर किरण फारूक आपको बताएंगी। ओवर टू यू डॉक्टर किरण। थैंक यू डॉक्टर असफर, थैंक यू फरहान ये टॉक अरेंज करने के लिए। और प्लीज़ जो लोग ये टॉक देख रहे हैं, मैं उनसे मेरी गुजारिश है कि पिछली वाली टॉक ज़रूर देखें सो दैट कॉन्टिन्यूटी में आपको समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। पिछले हमने स्क्रीनिंग पे बात की थी, अब हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह असफर ने कहा कि अगर एक पेशेंट मेरे पास रेफर करता है ऑन्कोलॉजिस्ट जिसको छाती में एक गिल्टी है, तो मैं उसके क्या क्या टेस्ट कर सकती हूँ ये जानने के लिए कि क्या वो कैंसर है या वो कैंसर नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये मरीज की उम्र पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है। अगर 30 साल से कम उम्र की मरीज आती है तो उसके लिए हमारी फर्क इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, और अगर 30 से ऊपर है तो उसके लिए डिफरेंट करते हैं मोडाइल। सबसे जो अब हम एज्यूम करते हैं कि 30 साल से ज्यादा उम्र की औरत हमारे पास आई है जिसकी छाती में गिल्टी है, तो हम उसका एक्सरे मैमोग्राम करेंगे। एक्सरे मैमोग्राम क्या होता है? बेसिकली ये एक एक्सरे होता है छाती का, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता। यानी कि अगर आपकी कोई टांग का एक्सरे कर रहे हैं या कमर का एक्सरे कर रहे हैं, वहां पे ये मशीन अवेलेबल नहीं होती। इसकी एक खास किस्म की काफी महंगी मशीन होती है। और मेरी आपसे ये गुजारिश है, जो लोग सुन रहे हैं और अगर एक्सरे मैमोग्राम कराना चाहते हैं तो किसी बड़े अस्पताल से काइंडली कराएं। जैसे कि सरकारी अस्पतालों में मैं आपको पिंडी इस्लामाबाद का बता सकती हूँ, पिम्स हॉस्पिटल, फिर बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, CMH, MH, इस तरह के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उधर से आप करवाएं। तो ये स्पेशल किस्म का एक एक्सरे होता है और इसमें हमें पता चलता है कि वो गिल्टी जो है, हम उसका एक्सरे करते हैं और हम ये बताने के काबिल होते हैं कि ये देखने में कैंसर लग रही है या ये एक बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस गिल्टी है। तो इसको हम मैमोग्राम कहते हैं। जी असफर। डॉक्टर किरण, ये जिस तरह एक हमने एक वो पेशेंट आपके पास भेजी है, आपने उसको देखा है और आपने मेमोग्राम किया है। मेमोग्राम के बाद आप थोड़ा सा बता दें कि किस तरह आप असेस करती हैं मेमोग्राम पे, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, उसको जो बायरेट स्कोर है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारे जनरल फिजिशियंस के लिए और हमारी आवाम के लिए कि हर बायरेट स्कोर के एक हमारे पास एक स्पेसिफिक अप्रोच होती है।
उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। जब हम पेशेंट का मैमोग्राम करते हैं तो जाहिर है हमने उसकी एक रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट हम ऐसी देना चाहते हैं कि वो दुनिया के किसी हिस्से में भी अगर वो रिपोर्ट लेके चली जाए तो अगला डॉक्टर जो देख रहा है उसको समझ आ जाए कि रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या ये कैंसर है, क्या ये कैंसर नहीं है, या ये कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हमें और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उसको हम बायरेट्स कहते हैं और उसमें कैटेगरीज होती हैं फ्रॉम 0 to 6, 0 1 2 3 4 5 6। अगर 0 रिपोर्ट में आता है तो इसका मतलब है कि टेस्ट ठीक नहीं हुआ हुआ और इसका दोबारा या तो मेमोग्राम रिपीट करेंगे या अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करेंगे। ठीक है, अगर किसी का 1 आता है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है उसका मैमोग्राम। अगर 2 आता है तो इसका मतलब है कि वो हमें कैंसर, उसमें कोई मसला है, गिल्टी तो है, लेकिन इधर वो कोई सिस्ट है या कोई फाइब्रोएडिनोमा है। ये जो चीजें होती हैं ये कैंसर नहीं होती और ये यंग गर्ल्स में काफी कॉमन होती हैं। सिस्ट एक पानी की थैली टाइप चीज होती है जो कि छाती में होती है और फाइब्रोएडिनोमा भी एक ट्यूमर है, लेकिन ये कैंसर नहीं होता। तो उसको हम बायरेट्स फिर 2 करते हैं, जिसका हम कहते हैं कि ये हमें लगता है कि ये B9 है। फिर जो बायरेट 3 है उसके अंदर भी हमारा ख्याल है कि ये कैंसर नहीं है, लेकिन उसको हम 6 मंथ्स के बाद दोबारा या तो मैमोग्राम करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं। फिर जो 4th कैटेगरी है बायरेट्स 4, उसका मतलब है कि ये सस्पिशियस लीजन है, ये खतरनाक गिल्टी है जो कि कैंसर हो सकती है और उसमें फिर हम उसकी फर्दर बायोप्सी एडवाइस करते हैं। और जो बायरेट्स 5 है उसका मतलब है कि हमें एक्सरे पे वी आर क्वाइट श्योर, हम 90% श्योर हैं कि ये मेलिग्नेंट है, यानी ये कैंसर है। तो इससे ये फायदा होता है असफर कि ये मैं जब आपको रिपोर्ट दूंगी तो चाहे आप सऊदी अरब में देख रहे हैं, फरहान यूएसए में बैठे हैं, मैनाज इज इन यूके, या पाकिस्तान में कहीं पे भी जब ये रिपोर्ट जाएगी तो जो डॉक्टर है वो ये उसके लिए बहुत आसानी होगी चेक करने के लिए कि ये हमने रिपोर्ट में उसको कहा है कि कैंसर है कि नहीं है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट बायरेट्स इज। और बायरेट्स हम सिर्फ मैमोग्राम का नहीं करते, हम अल्ट्रासाउंड का भी बायरेट्स करते हैं और एमआरआई का भी करते हैं। थैंक यू। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें ब्रीफली बता देंगे कि अल्ट्रासाउंड का इसमें क्या रोल है? मेमोग्राम का तो आपने बता दिया बड़े डिटेल के साथ, भी स्कोरिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके अंदर जिस खातून के अंदर गिल्टी है। तो अल्ट्रासाउंड का बता दें कि उसका क्या रोल है एक्जिला में और बायोप्सी में, वो काइंडली हमें जी बता दें। असफर, सॉरी एक बात पीछे मेरी मैमोग्राम में रह गई कि जब हम मैमोग्राम करते हैं तो हम छाती का तो मैमोग्राम करते हैं, लेकिन हम उस पेशेंट की जो ये बगल है जिसे हम एक्जिला कहते हैं मेडिकल टर्म में, वो भी हम उसमें जरूर इंक्लूड करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, गदूद होते हैं। और जब कैंसर होता है तो वो अक्सर कैंसर सबसे पहले फैल के छाती से बगल में चला जाता है एक्जिला में, तो हमें उस लिम्फ नोड्स के या उन गदूद का जो स्टेटस है वो भी जरूर बताना है। नाउ कमिंग बैक टू अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का ये फायदा है, एक तो जो मैंने आपको एज का कहा था, अगर द पेशेंट इज लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, 30 साल से कम उम्र की औरत है, तो उसका हम प्रेफर करेंगे कि हम उसका अल्ट्रासाउंड करें उसकी छाती का। अब हम इसका क्या फायदा है? इसका फायदा एक तो ये है कि उसमें रेडिएशन नहीं है। अभी आप जब एक्सरे मैमोग्राम कर रहे हैं तो उसमें शुआएं हैं जो कि खतरनाक हैं, जो हर किस्म के एक्सरे में होती हैं। तो एक तो हम मरीज को उससे बचा रहे हैं शुआओं से। नंबर 2, जितनी यंग पेशेंट होती है उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो अंदर से बहुत ग्लैंडुलर होती है, उसके अंदर जो आप ये समझ लें कि एक्सरे जब मैमोग्राम हम उसका करेंगे तो उसकी जो छाती होगी वो खुद भी बहुत सफेद नजर आएगी और जो कैंसर होगा वो भी सफेद नजर आएगा, व्हाइट होगा। तो बहुत मुश्किल होगा पता करना कि अंदर कैंसर कौन सा है और नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू कौन सा है। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का रोल आता है, स्पेशली इन यंग गर्ल्स। तो हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अल्ट्रासाउंड भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी भी जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है स्पेसिफिक, इसका एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होता है जिससे अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो स्पेशल होना चाहिए। तो ये भी प्लीज काइंडली जो लोग सुन रहे हैं और करवाना चाहते हैं तो प्लीज किसी अच्छे सेंटर से करवाइए, क्योंकि अगर अच्छे सेंटर से नहीं करवाएंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। डॉक्टर का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है क्योंकि इट इज एन ऑपरेटर डिपेंडेंट प्रोसीजर कि जो अल्ट्रासाउंड अगर कोई ज्यादा अरसे से कर रहा है, जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बेहतर कर सकता है। असफर, अल्ट्रासाउंड का एक और बहुत अच्छा फायदा ये है कि हम उसमें अगर हमें कोई गिल्टी नजर आई है तो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए देखते हुए उसकी बायोप्सी कर सकते हैं। तो ये भी सबसे इसका बहुत फायदा है कि उसको आप देखेंगे और रियल टाइम में फिर आप उसकी बायोप्सी करके फिर आप लैब को भेज देंगे। हमारे यहाँ जो सेंटर्स हैं उधर प्रैक्टिस ये है कि जिसकी हम मैमोग्राम करते हैं उसका हम एक कॉम्प्लीमेंट्री अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, तो हमें उस गिल्टी के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल हो जाती है कि इधर ये सॉलिड है, ये या इसमें पानी की थैली है, या इस तरह करके। और हम ब्रेस्ट के साथ साथ एक्जिला का भी करते हैं, बगल का भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। जो लिम्फ नोड्स या गदूद मैंने आपको बताया था कि हम जो देखते हैं कैंसर में, वो हमें इसके अंदर भी नजर आ जाता है। ओवर टू यू असफर जी। ठीक है। अच्छा, अभी कम्युनिटी में और डॉक्टर्स के दरमियान ये काफ़ी एमआरआई का काफ़ी रिवाज पा रहा है। तो आपका जो हमारा जो एविडेंस बेस्ड लिटरेचर क्या कहता है एमआरआई के बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डालें।
थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली इतनी अवेयरनेस नहीं है। बिकॉज एमआरआई हमें लगता है कि बहुत एक हाई फाई किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, बहुत महंगी है, तो शायद ही हमें बहुत ज्यादा बता सकती है। एमआरआई का रोल अभी इतना ज्यादा प्रूवन नहीं है, और एमआरआई हम सिर्फ उन लोगों में यूज करते हैं जो बहुत प्रॉब्लमैटिक केसेस होते हैं, जो हमें अल्ट्रासाउंड से और मैमोग्राम से जिसका हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, स्पेशली यंग गर्ल्स में जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट हाफ ऑफ द टॉक में जैसे डॉक्टर उस्मान भी आपको बताएंगे कि वो कौन से पेशेंट्स हैं जो ज्यादा प्रोन होते हैं, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वाज 35 ईयर्स, 35 साल की वो खातून थी, और उसकी छोटी बहन को भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, जो कि बड़ी यंग एज में हुआ था। छोटी बहन वाज 32, और उसकी मदर को भी ब्रेस्ट कैंसर था। तो अब उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उसको जब उन्होंने मुआयना किया तो कोई गिल्टी उनको महसूस नहीं हुई। फिर उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड किया, उस पर भी हमें कोई खास गिल्टी महसूस नहीं हुई। तो उस पेशेंट का फिर हमने एमआरआई ब्रेस्ट किया, और हमें वो भी वैसे नॉर्मल था, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो एमआरआई बेसिकली इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। ये हमें बहुत ध्यान के साथ इन्वेस्टिगेशन में बताना चाहिए। एक तो ये एक्सपेंसिव टेस्ट है, नंबर 2 इसके लिए डेट लेनी पड़ती है, काफी टाइम मिलता है, नंबर 3 ये बहुत लंबा टेस्ट है, मरीज को मशीन में उल्टा लेटना पड़ता है तकरीबन घंटे के लिए। तो और अगर मरीज हिल जाता है तो ये टेस्ट खराब हो जाता है, मोशन ब्लर होता है इसमें। तो इसलिए हमें एमआरआई ज्यादा नहीं, हम इसको डिस्करेज ही इनफैक्ट करते हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल होता है। एक तो एक आप कैंसर होता है जो अक्सर ब्रेस्ट में अगर एक गिल्टी है तो एक छोटी गिल्टी भी होती है, जैसे मल्टी सेंट्रिक कहते हैं, इन्वेजिव लॉब्यूलर जो कार्सिनोमा होता है, उसके लिए इसकी है कि ये दूसरी ब्रेस्ट में भी दिखा देगा उस। और एक हाँ इंपॉर्टेंट जो ये आते हैं, जो औरतें ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट कराती हैं ऑगमेंटेशन के लिए, या आपको छाती का कैंसर है और आपकी ब्रेस्ट निकाल के उन्होंने एक आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगा दी, या ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट आपने कराया फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस, उनके लिए एमआरआई का रोल है, बिकॉज वो मैमोग्राम में हमें अच्छा ट्रांसप्लांट नजर नहीं आता। तो अभी जो स्पेशली अमेरिका में, यूके में जो ज्यादा एमआरआई हो रहा है वो ट्रांसप्लांटेड ब्रेस्ट के लिए हो रहा है। हमारे मुल्क में इतना कॉमन ये चीज नहीं है, तो उधर एमआरआई का रोल है। बट नॉर्मली अगर एक कैंसर का पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसके लिए एमआरआई का फिलहाल इतनी ज्यादा इंडिकेशन नहीं है। जी असफर। जी, आपने बिल्कुल बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे सारों को बता दिया एमआरआई का रोल। और दूसरा ये है कि ब्रीफली आप थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये हमारे उसमें भी मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में कि लोग ये फर्स्ट स्टेप ही सीटी पेट स्कैन करवाते हैं। तो ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन में मैं जस्ट रिइटरेट करना चाहता हूँ कि इसका सीटी पेट स्कैन का इनिशियली कोई रोल नहीं है डायग्नोसिस में, और ये कंफ्यूजन का बायस बनता है, इसी तरह जिस तरह डॉक्टर किरण ने कहा एमआरआई का रोल। आप काइंडली थोड़ा सा ट्रू कट बायोप्सी और एफएनएससी के बारे में बता दें कि ट्रू कट बायोप्सी बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, ये उनका डोमेन है, और आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में इसका ऑन्कोलॉजिस्ट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो जरा डॉक्टर किरण आप बता दें। जी अच्छा, ट्रू कट हाँ। बायोप्सी का जी मतलब ये है कि मरीज आपके पास आया, आपने उसका एक्सरे मैमोग्राम किया जिसपे आपको शक हुआ कि वो कैंसर, आपको लगा कि हो सकता है ये कैंसर है, आपने उसकी बायरेट स्कोरिंग कर दी। फिर आपने अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने बताया था, अल्ट्रासाउंड आप ब्रेस्ट का करेंगे और उसको देखते हुए उसकी बायोप्सी लेंगे। एक चीज होती है जिसको हम एफएनएसी कहते हैं, जिसमें खाली सुई डाल के थोड़े से सेल्स निकाले जाते हैं, जबकि बायोप्सी में एक प्रॉपर चंक, एक उस गिल्टी का अच्छा खासा पार्ट निकाला जाता है। तो हम बायोप्सी को इनकरेज करते हैं, क्योंकि एफएनएसी जो है उसके अक्सर रिजल्ट्स भी ठीक नहीं आते। नंबर 2, वो फिर कैंसर स्प्रेड करने का भी, या अगर कोई कैंसरस नहीं है और बीनाइन है तो वो बाद में कैंसर उधर डेवलप हो सकता है। सो व्हाट वी सजेस्ट एज अ रेडियोलॉजिस्ट कि आप ट्रू कट बायोप्सी कराएं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड का फायदा ये है कि रेडियोलॉजिस्ट उसको देख रहा है और देखते देखते वो बायोप्सी निकाल रहा है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एक चीज असफर मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यूके में भी ब्रेस्ट क्लिनिक में काम, मैं ट्रेन हो रही थी वहां पे एज अ ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट, और वहां मैंने डेडिकेटेडली काम किया। तो वहां पे ब्रेस्ट क्लिनिक का एक कॉन्सेप्ट है, ब्रेस्ट क्लिनिक, जो कि हम अब ट्राई करें कि हम पाकिस्तान में भी अक्सर हॉस्पिटल्स में होगा, आई एम नॉट श्योर, मे बी शौकत खानम में हो, डॉक्टर उस्मान वुड टेल अस। लेकिन उसमें ये होता है कि आपके पास एक ही जगह पे, इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप, एक ही जगह पे, वहां पे आपका रेडियोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ है, आपका सर्जन भी बैठा हुआ है, और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ है। ठीक है, मरीज आता है सर्जन के पास और वो कहता है कि जी मेरी छाती में एक गिल्टी है। सर्जन क्या करता है कि फौरन उसको मार्क कर देता है, मार्कर से उसकी उस जगह जहां उसको गिल्टी महसूस होती है वहां पे एक मार्क लगा देता है। वो मरीज फिर हमारे पास आता है और हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। ब्रेस्ट क्लिनिक में हमारी जो पहली मोडेलिटी है वो अल्ट्रासाउंड, ठीक हो गया। हम उसका अल्ट्रासाउंड उसी जगह का करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम दोनों ब्रेस्ट का करने लगे तो बहुत टाइम लगता है,
ऑलराइट। तो उसमें फायदे होते हैं कि कम टाइम में हम वहां का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर हमें लगता है कि ये बीनाइन है, कोई पानी की थैली सिस्ट है, कोई फाइब्रोएडिनोमा है, तो हम वहीं उसकी रिपोर्ट देके उसको घर भेज देते हैं। बट अगर हमें वो कैंसरस गिल्टी लगती है तो उसी वक्त हम उसकी बायोप्सी, जो आपने बोला ट्रू कट बायोप्सी करके, और फौरन उसका हिस्टो, और कभी कभी हम ऐसा भी करना पड़ता है कि हम उसका मेमोग्राम भी करना पड़ता है। सो इस चीज का फायदा ये होता है कि बहुत कम वक्त में बार बार अपॉइंटमेंट्स भी नहीं लेनी, और जल्दी 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 मरीज, बहुत सारे मरीज आप एक ही टाइम पे देख लेते हैं। सो दिस इज नोन एज अ ब्रेस्ट क्लिनिक। और मेरे ख्याल में इसका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शुरू में छाती के कैंसर को डायग्नोस कर लेंगे, उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे, तो फिर मरीज आपके पास उस हालत में नहीं आएगा कि पूरी जिस्म में वो छाती में मेट्स, उसके जो कैंसर है वो फैल चुका होगा। जी असफर। हाँ, आपने बड़े अच्छी तरीके से सारों को ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। दूसरी जो है वो स्टेजिंग। जब आपके पास एक ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो रेडियोलॉजिस्ट का काम जो है वो स्टेजिंग का भी है, कि हम दोबारा उसको रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और हम पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करते हैं और उससे और बोन स्कैन करते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली ज़रा बता दीजिए। यस सर, थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर का मसला ये है कि बहुत जल्दी फैल जाता है। होती तो छोटी सी गिल्टी है छाती के अंदर, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो जल्दी से ये जिगर में भी चला जाता है, उसके अलावा ये फेफड़ों में चला जाता है, फिर ये बोन्स में, हड्डियों में चला जाता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस करें कि ये फैला ना हो। तो उसके लिए जब हम एक गिल्टी को कहते हैं कि ये मैलिग्नेंट है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी होती है। जब पैथोलॉजिस्ट से बायोप्सी की रिपोर्ट आती है और वो पता लगता है कि जी ये तो कैंसर है, तो फिर हमने चेक करना है कि आया वो कैंसर जिस्म के और ऑर्गन्स में फैला है या वो सिर्फ ब्रेस्ट तक महदूद है। उसके लिए हम सीटी स्कैन करते हैं चेस्ट का, एब्डोमेन और पेल्विस। चेस्ट मतलब आपके इसमें लंग्स आते हैं, पेट और पेल्विस पूरा हम लेते हैं, और ये देखने के लिए कि कैंसर जिगर में या कोई आंतों में या और कहाँ पे फैला हुआ है, या लंग्स में तो नहीं फैला हुआ। ये हम सीटी स्कैन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है, और इसके अंदर हम उसको पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं। ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर स्कैन आपका हो जाएगा, लेकिन एक उसको इंजेक्शन लगाते हैं कॉन्ट्रास्ट का। उसके लिए थोड़ा सा हम पूछते हैं कि उसको कोई प्रीवियस किसी इंजेक्शन से रिएक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि ये इसका सिर्फ एक साइड इफेक्ट है कि इससे रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद सीटी स्कैन हो जाता है और हम उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। बोन स्कैन जो असफर ने कहा है, वो एक स्पेशल टेस्ट होता है हड्डियों का। उसमें चेक करना होता है कि हड्डियों में कैंसर कितना फैला हुआ है। वो स्पेशल जगहों पे होता है, वो हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं करते, वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेडिसिन मेडिसिन करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में करते हैं। क्योंकि हाँ, इस्लामाबाद में जो है पिम्स के साथ, सॉरी नाम नूरी नूरी है और हाँ जी, और शिफा इंटरनेशनल में भी होता है। और में इनमोल है, सीएमएच में होता है। ये इतना ज्यादा कॉमन टेस्ट नहीं है। तो इसके अंदर भी इसी तरीके से इंजेक्शन लगा के वो एक्सरे सी काइंड ऑफ लेते हैं गैमा कैमरा से, और उससे पता चलता है कि आपकी हड्डियों में कितना फैला है। तो ये सारी जब चीजें हो जाती है इन्वेस्टिगेशंस, फिर हम पेशेंट को दोबारा असफर के पास यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं कि अब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करनी है। जी असफर। हाँ जी, मेरे तो क्वेश्चन सारे पूरे हो गए हैं। डॉक्टर फरहान, आप कुछ पूछना चाहें? थैंक यू डॉक्टर किरण। आप काइंडली ये बताएंगी कॉस्ट क्या है इन टेस्ट की पाकिस्तान में, और सेकंड के क्या मेमोग्राम कोई पेनफुल टेस्ट होता है? अच्छा असफर, सॉरी फरहान, पहला कॉस्ट का मैं आपको बताऊं। मैमोग्राम की जो एक एवरेज कॉस्ट है तकरीबन 4,000 रुपए का होता है, पाकिस्तानी रुपीस, 4,000 पाकिस्तानी रुपीस। अल्ट्रासाउंड जो ब्रेस्ट का है ये अराउंड 2,500 से 3,000 तक का होता है, और जो एमआरआई है वो तकरीबन 13,000 से 15,000 रुपया तक होता है। सो एमआरआई इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। जहां तक दूसरी बात हुई आपकी कि पेनफुल है कि नहीं, तो जब आप एक्सरे मैमोग्राम करते हैं तो जो ब्रेस्ट होती है, छाती, उसको आप 2 प्लेट्स के दरमियान थोड़ा सा दबा के करते हैं। तो वो थोड़ी डिस्कम्फर्ट मैं कहूंगी कि होती है, अनईजीनेस मतलब, लेकिन तकलीफ उससे मेरा नहीं ख्याल के होती है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली होता है कि आपका ब्रेस्ट 2 प्लेट्स के दरमियान बिल्कुल ऐसे कंप्रेस करके उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन हम मरीज को अगर काउंसिल करते हैं और उसको पहले से बताते हैं कि बीबी आपके साथ इस तरह होगा, तो बहुत सारी पेशेंट्स बहुत आराम से टेस्ट करा लेती हैं, और ये कोई लंबा टेस्ट नहीं है, विद इन सेकंड्स में हो जाता है। तो ये और कोई रिजल्ट कितनी देर में मिल जाते हैं पेशेंट्स को आमतौर पे? डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको रिजल्ट 2 दिन बाद मिल जाता है। कई लोग जो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगले दिन या उसी दिन भी दे देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको, बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीजें हमने इसमें देखनी होती हैं, तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको अपना बताया, जहां मैं ट्रेन हुई हूँ, हम लोग इनका
साथ मेमोग्राम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ब्रेस्ट का, तो हम कंबाइंड रिपोर्ट देते हैं, Combined. तो मैक्सिमम 4-5 दिन बाद मिल जाना चाहिए रिजल्ट जी। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने हमारे मेंबर्स के व्यूअर्स के साथ शेयर किए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू टू डॉक्टर Asfar for conducting this session. Asfar, थैंक यू।